नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 12 परमाणु। इसका अभ्यास क्रमांक है 9। तो आइए देखते हैं। दिया गया है कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की जाती है। किन तरंगदैर्घ्य की श्रेणी उत्सर्जित होगी? तो हाइड्रोजन जब कमरे के ताप पर है तो हम इसे ग्राउंड स्टेट के अंदर मान सकते हैं। तो हाइड्रोजन की जो ऊर्जा है उसको अगर हम ग्राउंड स्टेट के हिसाब से E0 से प्रकट करें तो वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रकट की जा सकती है। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो अपने साथ कितनी ऊर्जा लेकर आ रहे हैं? यदि वो अपने साथ में डेल E ऊर्जा लेकर आ रहे हैं और उस डेल E का मान है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अंतिम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी E बराबर E0 प्लस डेल E। तो आप E का मान निकाल लें तो E का मान हो जाएगा -13.6 धन 12.5, यानी कि E का मान आ गया हमारा -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऊर्जा तक जाएगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाएगा। परंतु आपको बता दें हम कि इलेक्ट्रॉन की कुछ निश्चित कक्षाएं होती है, वो वहां तक पहुंचता है। वो पहली कक्षा से दूसरी में जा सकता है, या फिर तीसरी में जा सकता है, या फिर चौथी में जा सकता है, या फिर पांचवी में जा सकता है, इस प्रकार से। तो हम ये पता लगा लें कि ये ऊर्जा कौन सी कक्षा से संबंधित है। तो इसके लिए बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं। इसका जो व्यंजक होता है वो E बराबर E0 अपॉन एन स्क्वायर, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा 13.6 बटे 1.1, और यहां से n का मान निकालने पर हमें प्राप्त होता है ये मान लगभग 3.5 आता है। इसका मतलब वो तीसरी कक्षा से आगे जा सकता है पर चौथी कक्षा पे नहीं पहुंच सकता। ये बात महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिट करेगा, ऊपर की कक्षा में जाएगा, पर वो कहां तक जाएगा? वो तीसरी कक्षा तक जाएगा, वो चौथी कक्षा में नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि n जो है वो तीसरी कक्षा तक के लिए परमिट करता है। ये जो एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन को तीसरी कक्षा तक पहुंचा सकती है। अब यहां देखिए, जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा तक चला जाएगा, n इनिशियल जो है उसकी यदि तीसरी कक्षा हुई तो NF क्या क्या हो सकता है? यानी कि वो वापस लौट कर कहां आ सकता है? तीसरी से पहली कक्षा में सीधा आ सकता है, या तीसरी से वो दूसरी कक्षा में भी आ सकता है। तो जब तीसरी से वो पहली कक्षा में आएगा तो विकिरण उत्सर्जित करेगा। तीसरी से जब वो दूसरी में आएगा तो विकिरण उत्सर्जित करेगा, या फिर यह संभव है कि वो तीसरी से दूसरी में आ जाए और दूसरी से फिर पहली में आए। तो हम दो प्रकार से बात करेंगे कि पहले वो तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में आता है और दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आता है। तो इस प्रकार से ni का मान हम 3 ले लें और nf का मान 1 ले लें। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो सीरीज बनेगी, वो जो श्रेणी होगी, सबसे पहली श्रेणी होगी लाइमन सीरीज के नाम से इसे हम जानते हैं। तो लाइमन श्रेणी में हम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें तो सूत्र प्रयुक्त होगा 1/लैम्डा बराबर r गुणित 1/nf वर्ग माइनस ni वर्ग। अब यहां पर हम 1/लैम्डा बराबर r का मान है 1.097 गुणित 10⁻7, और nf यानी कि अंतिम कक्षा यदि वो पहली में लौट कर आता है तो 1/1 माइनस 1/9। तो इसकी सहायता से हम लैम्डा 1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम लैम्डा 1 से प्रकट कर दें तो लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा 9/8, और नीचे ही गुणे में आ जाएगा 1.097 और ऊपर 10⁻7 लिख देते हैं। जब आप इसे हल करेंगे तो यह मान प्राप्त हो जाएगा 1.02 गुणित 10⁻7 मीटर, या फिर आप इसको नैनोमीटर में प्रकट करना चाहें तो 102 नैनोमीटर। यह हमारा पहला वाला उत्तर हुआ। अब आप देखिए कि यदि वो इलेक्ट्रॉन तीसरी से दूसरी में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, वो कहां आ गया? तीसरी से दूसरी में आया और दूसरी से पहली में आता है। हम पहले ये निकालना चाहते हैं कि वो
या तो तीसरी से पहली में आ जाए या फिर दूसरी से पहली में आ जाए, तो ये जो सीरीज बनेगी वो लाइमन सीरीज कहलाएगी। तो जब वो दूसरी से पलटकर पहली में आएगा तो उस समय जो लैम्डा होगा उसको हम लैम्डा 2 से प्रकट कर दें, तो 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा 1.097, और पहली में पलट कर आ रहा है इसलिए 1 अपॉन 1, और दूसरी से आ रहा है इसलिए 1 अपॉन 4। तो लैम्डा 2 इस प्रकार से आ जाएगा 4/3 गुणित 1.097 गुणित 10 की घात -7। और यहां इसे आप हल कर लें तो लैम्डा 2 का मान प्राप्त होता है 1.22 गुणित 10 की घात -7 मीटर, या लैम्डा 2 का मान प्राप्त हो जाता है 122 नैनोमीटर। ये हमारा दूसरा वाला उत्तर है। ये दोनों जो है वो लाइमन श्रेणी के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि वो पहली कक्षा में पलट कर आया है, इसलिए लाइमन सीरीज में दो तरंगे हमें पकड़ में आएंगी। एक की तरंग दैर्घ्य होगी 102 नैनोमीटर और दूसरी की तरंग दैर्घ्य होगी 122 नैनोमीटर। अब यदि वो तीसरी से दूसरी में जंप करता है, ये भी एक संभावना है कि वो तीसरी से दूसरी में आता है, तो वो जो श्रेणी बनेगी वो बामर श्रेणी कहलाएगी। बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी के अंतर्गत उसको आना है दूसरी के अंदर, NF बराबर 2 ले लेंगे और NI का मान यहां पर हम 3 ले लेंगे। तो इस प्रकार से 1 अपॉन लैम्डा 3 निकाल लेते हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा 3 बराबर R 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर, ये हमारा वही वाला सूत्र है। तो 1 अपॉन लैम्डा 3 बराबर 1.097 गुणित 10 की घात -7 और 1/4 ऋण 1/9। इसको हल करेंगे तो लैम्डा 3 बराबर आ जाएगा 9 चौक 36 ऊपर आ जाएगा, और 9 में से 4 गए तो 5 गुणित 1.097 और गुणित 10 की घात -7 हम ऊपर लिख देंगे। तो इस प्रकार से लैम्डा 3 का मान हमें प्राप्त होता है 6.56 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या फिर आप इसे नैनोमीटर में व्यक्त करें तो 656 नैनोमीटर। ये हमारा तीसरा वाला उत्तर है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 12 परमाणु, और उसका अभ्यास क्रमांक है 10। तो आइए देखते हैं। बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 गुणित 10 की घात 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में, त्रिज्या को कैपिटल R से प्रकट कर दें तो 1.5 गुणित 10 की घात 11 मीटर, 3 गुणित 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड के कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी, पृथ्वी की चाल है 3 गुणित 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, बोहर परमाणु मॉडल है इसलिए इसने क्वांटम संख्या की बात कर ली। ज्ञात कीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर 6 गुणित 10 की घात 24 किलोग्राम है। तो ये देखिए बोहर का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि L बराबर NH अपॉन 2 पाई, ये बोहर का अभिग्रहित है। अब आप एक काम करें, L की जगह पर यहां लिख दें mv/r बराबर NH अपॉन 2 पाई, और हमें n का मान निकालना है तो n को यहां रख दें, तो n बराबर हो जाएगा 2 पाई mv/r अपॉन h। सभी मान हमारे पास हैं, हम रखकर n के मान की गणना कर सकते हैं। तो n बराबर आ जाएगा 2 गुणित 3.14 गुणित 6 गुणित 10 की घात 24 गुणित 3 गुणित 10 की घात 4 गुणित 1.5 गुणित 10 की घात 11, और बटे में आ जाएगा प्लैंक नियतांक 6.62 गुणित 10 की घात -34। अब आप इन सभी को हल कर लें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी n, एक बहुत बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होने जा रही है, और वो है 25.6 गुणित 10 की घात 73, या n बराबर 2.56 गुणित 10 की घात 74। ये हमारा आंसर है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि व्यवहारिक नहीं है, इसलिए हम अगर ज्योग्राफी के हिसाब से बात करें या ब्रह्मांड के हिसाब से बात करें तो वहां क्वांटम संख्या का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए बोहर का परमाणु मॉडल क्वांटम संख्याओं पर आधारित है,
और जो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा आदि इनकी गतियां हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, यहाँ पर क्वांटम के सिद्धांत लागू नहीं कर पाते।